छत्रपति शाहू जी महाराज से कहा कि अब समय आ गया कि इन विदेशियों को भारत से बाहर निकालकर हिंदुओं के लिए अमर कीर्ति प्राप्त कर लें। इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करेंगे तो शाखाएं अपने आप गिर जाएंगी और एक बार फिर से मराठा पताका अटक से और कटक तक फहराएगी। छत्रपति शाहू जी ने कहा, आप निश्चित रूप से मराठा पताका को हिमालय के उस पार गाड़ देंगे। आप सचमुच एक योग्य पिता के एक योग्य पुत्र हैं। पेशवा बाजीराव भल्लाल के द्वारा ये जो कथन कहे गए थे, इसमें एक शब्द आता है अटक। और हिंदुस्तान के और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जो चीख चीख कर ये कहते हैं कि हिंदुस्तान की सीमा अटक तक रही थी। उदाहरण के तौर पर अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान के वंशज बीसलदेव चौहान या विग्रहराज चौहान फोर्थ, उनके शासनकाल का एक शिलालेख प्राप्त होता है। दरअसल बीसलदेव चौहान ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, जिसको बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा कर वहां पर 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया। वहीं से बीसलदेव चौहान के शासनकाल का एक शिलालेख प्राप्त होता है। उनके द्वारा उसमें लिखवाया गया कि मैंने आर्य व्रत को मलेच्छों से विहीन कर दिया है, मतलब इस आर्य भूमि को मलेच्छों से रहित कर दिया है। इन मलेच्छों को अटक के उस पार खदेड़ दिया और अपने उत्तराधिकारियों से कहूंगा कि मलेच्छों को अटक के उस पार तक ही सीमित रखें। न केवल यह वाला सोर्स बल्कि और भी बहुत सारे सोर्स हैं जो बार बार हमको यह जानकारी देते हैं कि हिंदुस्तान की सीमा अटक तक रही है। इस विषय पर किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि यहां हमारा जो विषय है वो है पेशवा बाजीराव भल्लाल। तो पेशवा के बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं और फिर विषय को और आगे बढ़ाते हैं। इनका पेशवाई काल रहा सन 1720 से और 1740 ईस्वी तक का। और यह इस देश का दुर्भाग्य है और विडंबना है कि मात्र 40 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। अगर इनका जीवन थोड़ा और लंबा होता तो संभवतः हिंदुस्तान का इतिहास कुछ अलग हो सकता था। पेशवा बाजीराव भल्लाल से संबंधित कुछ उपाधियां ध्यान रखना जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं। जैसे इनको लड़ाकू पेशवा कहा जाता है, इनको सैनिक पेशवा कहा जाता है, इनको गो ब्राह्मण रक्षक कहा जाता है, मतलब गाय और ब्राह्मणों का रक्षक। इसके अतिरिक्त इन्होंने हिंदू पद पातशाही की स्थापना की थी। अब मैं आपको लेकर चलता हूं बुंदेलखंड की ओर। और बात है सन 1720 ईस्वी की, जब यहां के शासक थे छत्रसाल बुंदेला। और छत्रसाल बुंदेला ने सन 1720 ईस्वी में बुंदेलखंड को मुगलिया साम्राज्य से अलग एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था। थोड़ा सा छत्रसाल बुंदेला का परिचय ले लीजिए। इनका जन्म हुआ था सन 1749 ईस्वी में, और जब इनकी आयु मात्र 12 वर्ष की थी तो मुगलों के द्वारा इनके पिता चंपत राय को मौत के घाट उतार दिया गया था। उस समय मुगल शासक था औरंगजेब। इन्होंने 22 वर्ष की आयु में अपनी सेनाओं को संगठित करना शुरू कर दिया था और 1720 ईस्वी में इन्होंने मुगलिया साम्राज्य से अलग बुंदेलखंड को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था। अब जैसा स्पष्ट है कि जब इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र किया तो मुगलों के द्वारा इनका दमन किया जाएगा, इनको दबाया जाएगा। और इनको दबाने के लिए एक व्यक्ति को भेजा गया जिसका नाम था मोहम्मद खान बंगस। थोड़ा परिचय मोहम्मद खान बंगस का। मोहम्मद खान बंगस जो मुगलों के पहले मालवा के सूबेदार रह चुके थे, पहले मतलब प्रथम नहीं, सन 1730-31 ईस्वी के आसपास में मालवा के सूबेदार रह चुके थे। इसके अतिरिक्त इलाहाबाद के सूबेदार थे। इलाहाबाद जिसका पहले नाम था प्रयागराज, फिर बदलकर हुआ इलाहाबाद और अब वापस बदलकर हो गया फिर से प्रयागराज। मोहम्मद खान बंगस ने सन 1728 ईस्वी में छत्रसाल बुंदेला पर हमला किया। इस समय इनकी आयु थी 78-79 वर्ष की। इन्होंने अपनी सहायता के लिए एक पत्र लिखा पेशवा बाजीराव के पास में, आइए बुंदेलखंड की और मेरे सम्मान की रक्षा करिए। पेशवा बाजीराव अपनी सेना लेकर यहां पर आए और उन्होंने मोहम्मद खान बंगस को पराजित कर दिया। कुछ सोर्स हमको यह भी जानकारी देते हैं कि इनके द्वारा यहां से कुछ लोगों को रवाना किया गया था। छत्रसाल बुंदेला के द्वारा बुंदेलखंड से पेशवा बाजीराव के पास में कुछ लोगों को रवाना किया गया था और उन्होंने गीत गाकर, गीत के माध्यम से बुंदेलखंड की स्थिति के बारे में बताया और उसके बाद फिर पेशवा इनकी सहायता के लिए आए। उस गीत की पंक्तियां कुछ इस प्रकार से थी कि जो गत गाह गजेंद्र की, सो गत भई है आए, बाजी जात बुंदेलन की, राखो बाजी राय। मतलब कि जो एक हाथी गजेंद्र की स्थिति हो गई थी, उसी प्रकार की हमारी स्थिति हो गई है। बाजीराव आओ
और मेरे सम्मान की रक्षा करो। एक पौराणिक कथा है जिसमें एक हाथी को एक मगरमच्छ पकड़ लेता है पैरों से। हाथी के द्वारा भगवान विष्णु से याचना की जाती है, मेरे प्राणों की रक्षा करो। तो उसी पौराणिक कथा से अपनी स्वयं की तुलना करते हुए पेशवा बाजीराव को बुलाया था, आप आइए और हमारे सम्मान की रक्षा करिए। खैर, बाजीराव यहां पर आए, मोहम्मद खान बंगस को पराजित किया। छत्रसाल बुंदेला प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी रियासत की 4 जागीरें, नाम ध्यान रखना, 4 जागीरें पेशवा बाजीराव को दे दी। एक तो सागर, हृदयनगर, झांसी और कालपी, और साथ ही अपनी पुत्री मस्तानी का विवाह पेशवा बाजीराव के साथ में कर दिया। मस्तानी जिनके पिता थे छत्रसाल बुंदेला और उनकी माता का नाम था रूहानी बेगम। दरअसल छत्रसाल बुंदेला की जो पत्नियां थी, एक तो थी देवकुंवरी, इसके अतिरिक्त सुशीला बाई, और एक दासी थी रूहानी बेगम जिनसे मस्तानी उत्पन्न हुई थी। और उसी मस्तानी पर पेशवा बाजीराव का दिल आ गया और मस्तानी का विवाह पेशवा बाजीराव के साथ में कर दिया गया। विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और अब मैं आपको लेकर चलता हूं हैदराबाद रियासत की ओर। हैदराबाद रियासत यहां के शासक निजाम कहलाते थे। सन 1724 ईस्वी में एक व्यक्ति जिनको चिनकुलिच खां या चिनकलिच खां या निजाम उल मुल्क या आसफ जाह कहा जाता है, उनके द्वारा 1724 ईस्वी में मुगलिया साम्राज्य से अलग एक स्वतंत्र हैदराबाद रियासत की स्थापना की गई थी। ये नाम ध्यान रखना, ये उपाधि भी ध्यान रखना, आसफ जाह। यह आसफ जाह की उपाधि मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा दी गई थी। किसको? निजाम उल मुल्क को या चिनकलिच खां को। यहां के शासकों को निजाम कहा जाता है। अब हैदराबाद के शासक निजाम उल मुल्क को मराठों के द्वारा 2-2 बार युद्धों में पराजित किया गया था। एक युद्ध था पालखेड़ा का युद्ध जो सन 1728 ईस्वी में हुआ था, और एक था भोपाल का युद्ध। वहां पर तो मुगलों की बहुत दुर्गति हो गई थी और उनकी प्रतिष्ठा की धज्जियां उड़ा दी गई थी। अभी मैं बात करूंगा, पहले बात कर लेता हूं इस पालखेड़ा के युद्ध की। 1728 ईस्वी में लड़ा गया। मराठों ने निजाम को पराजित कर दिया और अपनी शर्तों पर संधि मनवा ली। निजाम ने मराठों को चौथ देना स्वीकार किया, सरदेशमुखी देना स्वीकार किया। जिन जिन अधिकारियों को बर्खास्त किया गया था, राजस्व अधिकारियों को जो चौथ वसूली करते थे, उनकी फिर से नियुक्ति कर दी गई और साथ ही साथ छत्रपति शाहू जी को मराठों का मुख्य शासक माना गया। एक सवाल आता है, यह युद्ध क्यों लड़ा गया? मराठों और निजाम के बीच में युद्ध क्यों लड़ा गया? क्या कारण थे? तो इसका कारण एक था कि मराठों और मुगलों के बीच में सन 1719 ईस्वी में संधि हुई थी, निजाम के द्वारा उस संधि की शर्तों का उल्लंघन कर दिया गया था। खैर, यह बात भी स्पष्ट है कि अब निजाम मुगलों के अधीन नहीं था, क्योंकि निजाम ने सन 1724 ईस्वी में अपने आप को एक स्वतंत्र रियासत घोषित कर दिया था। लेकिन मुगलों के साथ में जो 1719 की संधि हुई थी, मराठे वापस उसी को बहाल करना चाहते थे। थोड़ा सा विषय को और समझा देता हूं। 1719 ईस्वी में मराठों और मुगलों के बीच में एक संधि हुई थी। ज्यादा डिटेल से नहीं जाऊंगा, पिछले वीडियोस में बता चुका हूं, मोटा मोटा बात करता हूं। यहां पर मराठों को भारत के पूरे दक्षिणी भाग से चौथ और सरदेशमुख की वसूली के अधिकार मिल गए थे कि मराठा पूरे भारत के दक्षिणी भाग से चौथ भी लेंगे और सरदेशमुखी की वसूली भी करेंगे। साथ ही साथ छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा जिन जिन क्षेत्रों को जीता गया था मराठों के द्वारा, हैदराबाद, बरार, गोंडवाना, खानदेश, वो मुगलों के पास में थे, वो वापस मराठों को मिल गए। इसके अतिरिक्त मराठों ने जो जो नए क्षेत्र जीते थे वो भी मराठों के पास में रहेंगे, और मराठों के जो मुख्य शासक होंगे वो होंगे छत्रपति शाहू जी। मराठों में आपसी विवाद चल रहा था, उसकी चर्चा पहले के वीडियोस में कर चुका हूं, वापस उसका दोहराव नहीं करूंगा। तो यह संधि हो गई थी सन 1719 ईस्वी में। मराठों ने तय किया था कि हम मुगलों को 10 लाख रुपए दे देंगे सालाना और 15,000 की फौज दे देंगे जब उनको आवश्यकता होगी तो। खैर, अब निजाम के द्वारा जब चौथ देना मना कर दिया, सरदेशमुखी देने से मना कर दिया, राजस्व अधिकारियों को निकाल दिया, निष्कासित कर दिया और शाहू जी को मुख्य छत्रपति नहीं माना गया, तो यह युद्ध लड़ा गया था और एक संधि हुई थी जिसको मूंगी शिवगांव की संधि कहा गया, और वापस से पहले की जो संधि थी उसकी शर्तों को फिर से बहाल कर दिया गया। क्लियर यहां तक? अब हम चलते हैं दिल्ली की तरफ कि जब मराठे दिल्ली पहुंचे, 10 दिन का जो डिस्टेंस था उसको 2 दिन और 1 रात में पूरा किया, बिना रुके, बिना थके, बिना नींद पूरी किए हुए। और हाय तौबा मच गई थी दिल्ली में। मराठे आए तो आए कैसे और कहां से आ गए?
तो दिल्ली की तरफ मैं आपको लेकर चलूं, इससे पहले हमको जयपुर की तरफ चलना पड़ेगा ताकि यह पूरा विषय समझ में आ जाए कि मराठे दिल्ली की तरफ क्यों गए। जयपुर चलते हैं। जयपुर के शासक थे सवाई जयसिंह। बात है सन 1735 ईस्वी की, और इस समय सवाई जयसिंह मुगलों की ओर से मालवा के सूबेदार थे। दरअसल सवाई जयसिंह 1729 में भी मालवा के सूबेदार रहे थे, लेकिन बाद में इनसे पद छीन लिया गया था क्योंकि मुगलिया दरबार में इनके विरुद्ध षड्यंत्र होते रहते थे। फिर बाद में 1732 ईस्वी में फिर से मालवा का सूबेदार बना दिया था, 1732 से और 1737 ईस्वी के दौरान। तो बात कर रहा हूं मैं 1735 ईस्वी की, जब सवाई जयसिंह मालवा के सूबेदार थे और सवाई जयसिंह को यह समझ में आ गया था कि इस समय मराठों की शक्ति बढ़ रही है और मराठों को ज्यादा दिन तक नहीं रोका जा सकता। तो इसीलिए यह अच्छा होगा कि मराठों और मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला के मध्य में एक मध्यस्थता करते हुए एक संधि करवा दी जाए जिससे शांति बनी रहे। तो सवाई जयसिंह ने अपना एक दूत भेजा पेशवा बाजीराव के पास में और यह कहा, आप आइए, मैं आपके और मुगलों के बीच में एक संधि समझौता करवा दूंगा। पेशवा बाजीराव अक्टूबर सन 1735 ईस्वी में पुणे से निकले और राजस्थान में डूंगरपुर, उदयपुर और नाथद्वारा होते हुए अजमेर पहुंच गए। जनवरी 1736 ईस्वी में अजमेर पहुंचे। अजमेर से पहले नाथद्वारा के रास्ते होते हुए गए। नाथद्वारा जो वर्तमान में राजस्थान के राजसमंद जिले में आता है। नाथद्वारा अगर कभी आप जाएं तो वहां जाइए, भगवान श्रीनाथ जी का मंदिर है, उनके दर्शन करिए। और जब दर्शन करें तो इस बात को दिमाग में रखना कि यहां पर ये जो मूर्ति लगी हुई है, इस मूर्ति को मेवाड़ के शासक महाराणा राज सिंह के द्वारा स्थापित करवाया गया था। और तब स्थापित करवाया था जब मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा सन 1669 ईस्वी में मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने के आदेश दिए गए थे। तो उत्तर प्रदेश से दो मूर्तियां राजपुताना की ओर लाई गई थी। एक तो श्रीनाथ जी की मूर्ति जिनको नाथद्वारा में स्थापित कराया गया था, और एक द्वारिकाधीश जी की मूर्ति जिसको कांकरोली में स्थापित कराया गया था। कांकरोली जो वर्तमान में राजस्थान के राजसमंद जिले में ही आता है। और इन दोनों मूर्तियों को मेवाड़ के शासक महाराणा राज सिंह के द्वारा ही स्थापित कराया गया था। तो इसी नाथद्वारा से होते हुए पेशवा अजमेर के पास में पहुंचे और वर्तमान अजमेर से 30 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव आता है, भमोला गांव। वहां पर सवाई जयसिंह और पेशवा के बीच में मुलाकात हुई। दो अलग अलग कैंप लगे, एक मराठा कैंप, एक राजपूतों का कैंप। बीच में एक मंडप बनाया गया। उस मंडप में दोनों एक साथ पहुंचे, गले मिले और उसके बाद सवाई जयसिंह ने यह प्रयास किए मुगल शासक को कहकर कि मराठों की ये मांगे हैं, ये मान ली जाए। लेकिन वहां पर सवाई जयसिंह का मुगलिया दरबार में इतना पद नहीं बढ़ने दिया जाता था क्योंकि वहां के जो दरबारी थे वो हमेशा इस षड्यंत्र में रहते थे कि किसी प्रकार से सवाई जयसिंह का पद कम रखा जाए। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला ने उस स्थिति को नहीं भांपा, नहीं समझा और केवल यह कहा कि पेशवा को मालवा की उप सूबेदारी दी जाएगी। मालवा के सूबेदार कौन? सवाई जयसिंह। तो सवाई जयसिंह ठीक है, केवल कहने के तौर पर सूबेदार रह लेंगे, उप सूबेदारी पेशवा को दे दी जाएगी। इसके अतिरिक्त पेशवा की और कोई भी मांग नहीं मानी जाएगी। तो सवाई जयसिंह ने भरसक प्रयास तो किया लेकिन उनका प्रयास सफल नहीं हुआ। पेशवा यहां से नाराज होकर लौटे और मन में यह बात लेकर कि अब जल्दी ही दिल्ली आऊंगा। अब बात आती है वर्ष 1736 ईस्वी के नवंबर के महीने की और पेशवा ने अपनी सेना तैयार करके पुणे से और दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में रुके ग्वालियर में। ग्वालियर जो वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य में आता है, वहां पर रुके और वहां से सेना की एक टुकड़ी मल्हार राव होलकर के नेतृत्व में दोआब के क्षेत्र की ओर भेज दी। दोआब का क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश में आता है, जमुना और गंगा नदियों के बीच का क्षेत्र आता है, बहुत उपजाऊ क्षेत्र है और उपजाऊ होने की वजह से यहां से मुगलों को बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू भी मिलता था। यहां पर मराठे पहुंचे मल्हार राव होलकर के नेतृत्व में। लेकिन अवध के जो सूबेदार थे जिनका नाम था सदत खां या सादत खां, सादत खां के नेतृत्व में एक बड़ी फौज 50,000 की फौज यहां पर पहुंची और मल्हार राव होलकर को अपनी मराठा सेना को वापस लेकर फिर से भागना पड़ा पीछे की ओर। दरअसल स्थिति यह हुई थी, जब दोआब के क्षेत्र पर मराठों का अधिकार हो गया था तो सदत खां की सेना वहां पहुंच रही थी
और उनकी आरंभिक जो टुकड़ी थी, हरावल दस्ता जिसको कहा जाता था, जो सैनिक सबसे आगे होते थे, सबसे पहले फेस करते थे, उसको हरावल दस्ता कहा जाता था। और हरावल दस्ते में 12,000 के समथिंग सैनिक थे। सादत खां के भतीजे थे जिनका नाम था सफदर जंग। सफदर जंग के द्वारा उन हरावल दस्ते का नेतृत्व किया जा रहा था। और आरंभिक तौर पर मराठों को ऐसा लगा कि सादत खां की सेना में मात्र 12,000 ही सैनिक हैं, लेकिन जब सेना पास आई तो पता चला कि यह संख्या 12,000 नहीं, 50,000 के आसपास है। मराठों को फिर से जमुना नदी पार करके लौटना था। जब मराठे गए थे तो उन्होंने जगह जगह बांस लगाए हुए थे, ताकि जब वापस लौटे तो यह ध्यान रहे कि कहां पर तल कम गहरा है, वहां से पार किया जा सके। लेकिन अब जल्दबाजी में जब भागे तो काफी मराठा सैनिक ऐसे थे जो जमुना नदी में डूब गए। खैर, बहुत बड़ी संख्या में सैनिक वापस आ गए और ये वापस से पेशवा बाजीराव के पास में ग्वालियर के कैंप में पहुंचे। अब पेशवा बाजीराव को एक खबर मिली कि सादत खां ने मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला को पत्र लिखा है और पत्र लिखकर यह कहा है कि मैंने मराठों को भगा दिया, 2,000 मराठा घुड़सवारों को तो काट दिया और 2,000 मराठा जो हैं वो डूबकर मर गए। आप चिंता मत करो, मैं मराठों को चंबल के उस पार खदेड़ कराऊंगा। इस प्रकार की बातें चली कि पेशवा अपनी सेना के साथ में भाग चुके हैं, डरकर भाग चुके हैं। अब आगे क्या हुआ? आगे की हमको जानकारी मिलती है पेशवा बाजीराव के एक पत्र से जो उन्होंने अपने भाई चिम्माजी अप्पा को लिखा था। वहां से हमको जानकारी मिलती है, पेशवा ने जो लिखा वही बात आपको बताता हूं, कि सादत खां ने मुगल शासक और अमीरों को एक झूठा पत्र लिखा है। पेशवा लिख रहे हैं अपने भाई को। उसने लिखा है कि मैंने मराठों को भगा दिया, मराठे डर के मारे भाग गए, लेकिन उनको यह बताना जरूरी है कि मराठे अभी भी हैं। मैं अब आगे बढ़ूंगा और दिल्ली को तहस नहस करूंगा। यह लिखा उन्होंने अपने भाई को। अब दिक्कत यह थी, लेकिन समझना थोड़ी स्थिति को, कि दिल्ली अगर उनको जाना है तो दिल्ली और ग्वालियर के बीच में है मथुरा, और मथुरा में सादत